सीयूटी और क्लैट के बच्चों के लिए पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। लोगों को पता है दोनों को, बट एक बार फिर भी आप अपने माइंड में बैठा लें। जो आपका सिलेबस होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो है करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे द हिंदू एंड ऑल से। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है आपके उसके लिए, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके समझते हो? फर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पहला कौन आया इस दुनिया में, सबसे पहली चीजें क्या बनी, ठीक है ना, सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के। तो ये सब किस में आता है? स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो हम दोनों को मतलब क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली कवर करेंगे इसमें। ओके। बात करते हैं सीयूटी की। सीयूटी में क्या है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं, थोड़े से कम आते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके जो है उनमें मतलब एक अच्छा भर भर के आता है। ठीक है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ पहला देश का प्रेसिडेंट कौन था। तो डायरेक्ट ही आपसे इस चीज के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। इसके अलावा वो डायरेक्ट आपसे पूछने वाले हैं कई सारी चीजें। ठीक है ना। वो बहुत सारी चीजें आपसे क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली ही पूछने वाले हैं कि कैसे कैसे करके मतलब क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो आपका जो पार्ट है आपको स्टैटिक जीके भी मतलब एक तरह से रखना पड़ेगा, प्लस करंट अफेयर भी। अभी हम लोग किस पे जा रहे हैं, करंट अफेयर की तरफ जा रहे हैं। फिर ग्रेजुअली हम लोग जाएंगे किसकी तरफ, स्टैटिक जीके की साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज में से एक है, वो क्या है, फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थी एंड सिविलाइज सोसाइटी। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है ना। ये कब हुआ है? क्योंकि कांग्रेस के एक जो सांसद थे, उनके जो मतलब उनके कुछ मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे जो नफरत भरे थे। ठीक है ना। उन पर क्या किया गया था, कोर्ट में मतलब कोर्ट में उनको लैश आउट किया गया था। ठीक है, तो इस बारे में क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर मतलब बात कहा है कि देखो, हर किसी इंसान के पास क्या होती है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है उसके पास है। आप लोगों को पता होगा ना, फंडामेंटल राइट्स में से एक में आता है। ठीक है, वो राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको गारंटीड दिए हैं। ठीक है ना, वो गारंटी देता है कि आपके पास इस देश में इन राइट्स को कोई भी नहीं छीन सकता। तो उनमें से एक राइट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा, किसने, जस्टिस ओका है, उन्होंने कहा कि कोई भी मतलब जो स्टेट है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, स्टेट शुडंट विक्टिमाइज इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन बिहाफ ऑफ दोज क्रिपल्ड बाय इनसिक्योरिटीज। अगर किसी को इनसिक्योरिटी है तो उसके चलते मतलब क्या कहते हैं, स्टेट को किसी भी इंसान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए किसी के बयानों से। तो हुआ क्या है, जरा ये वाली बात सुन लेते हैं कि क्या चीजें हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कहा कि पोएट्री जो है, जो पोएट्री है, जो स्टैंड अप कॉमेडी है, ठीक है ना, और जो सटायर है, सटायर समझते हैं क्या चीज, टारगेट करके टारगेट करके उस पर मजाक में एक जोक मारना, जो कि उसको ऑफेंड करने के लिए नहीं है, जस्ट वो सबको हंसाने के लिए और उसको भी खुश करने के लिए कि हाँ देखो तुमने ऐसा काम किया था, ऐसा नहीं करना। एक तरह से बहुत इजी भाषा में कहूं, ताने मारना, प्यार से ताने मारना, आई मीन टू से। ठीक है ना। ताने मारना तो वो तो सभी को ही मारते हैं, तो हर कोई ताना नहीं कहता, लेकिन एक पर्टिकुलर ताना जो बहुत प्यार से मतलब मारा गया, उसे सटायर एक तरीके से कहते हैं। व्यंग्य इसको और ज्यादा शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो सटायर, तो इसको कहा है कोर्ट ने कि दे मस्ट बी चेरिस्ड। इनको इनके साथ मतलब क्या कहते हैं, इनको मतलब एक तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए अगर ये चीजें मतलब होती हैं। ठीक है, इनको एक तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ना कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस बना देना चाहिए, जैसे कि कांग्रेस के एमपी इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ मतलब बना दिया गया था। ठीक है, एक्चुअल में प्रतापगढ़ी पर गुजरात पुलिस ने बीएनएस, बीएनएस जानते हैं आप लोग क्या चीज, भारतीय न्याय संहिता। आप लोग क्योंकि नए हैं तो मैं आपको बता दूं, बीएनएस वो सिस्टम है जो कि हमारे देश में जो अभी तक मतलब क्या कहते हैं सजाएं वगैरह होती थी ना, जितनी भी पनिशमेंट होती थी, जितनी भी फाइन वगैरह लगते थे, उसको चेंज करेगा। पहले जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता था,
तो उसको जो सजाएं सुनाई जाती थी, जो भी मतलब उसकी पनिशमेंट होती थी, वो किसके थ्रू होती थी? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ये कब बना था? ये पूरा का पूरा जो मतलब जो सजा देने का पूरी जो मतलब वो बनी हुई है, हमारी बुक बनी हुई है, ये किस टाइम पर मतलब एक तरह से जनरेट हुई थी, क्रिएट हुई थी? ब्रिटिश टाइम पीरियड में, जब भारत गुलाम था। तो इसमें इतने ज्यादा टफ मतलब सजाएं रखी गई थी जो इंडियंस को ह्यूमिलेट करने के लिए ही थी। ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत टफ सजाएं थी। ठीक है, मान लो किसी ने चोरी की, 5 साल की सजा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट रियली कि उसको 5 साल की, वो तो उसकी चोरी के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन 5 साल की सजा। ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे? इंडियंस को सबक सिखाना चाहते थे ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, आईपीसी में एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब वो किया है, क्या कहते हैं, आईपीसी के साथ मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से टफ मतलब मतलब चीजें रखी थी। जब इंडिया आई तो इंडिया में आईपीसी में कई सारे चेंज हुए। जब इंडिया को आजादी मिली 1947 में, थोड़े बहुत चेंज हुए, ताकि इंडियंस को जो पनिशमेंट मिलती है वो एक जेन्युइन तरीके से मिले। लेकिन अभी भी आईपीसी की पनिशमेंट और आईपीसी का पनिशमेंट देने का जो मतलब तरीका था, प्रिंसिपल गोल जो था उसका, वो गलत था। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, भारतीय न्याय संहिता लॉन्च की। ये क्या है? किसी को भी जस्टिस देने के लिए आपके ऊपर कितना फाइन लगेगा, कौन सी पेनल्टी लगेगी, कौन सा आपको मतलब सजा मिलेगी, ये सब किस में लिखा हुआ है? बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। ये क्या है? ये उसको रिप्लेस कर रही है। अभी पूरी तरह से किया नहीं है, कर रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, इसमें सजा का मतलब ये नहीं कि किसी को विक्टिमाइज करना या ह्यूमिलेट करना है। बीएनएस में सजा का मतलब है कि सामने वाले इंसान को सुधारना है। इसका जो प्रिंसिपल गोल है, वो इंडियंस को ह्यूमिलेट करना नहीं चाहता है, क्योंकि अब हम लोग आजाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो वो हमको एक तरह से ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? अब हम लोगों को सिविलाइज्ड बनाने के लिए है। तो इसलिए बीएनएस को अब क्या क्या किया जा रहा है, ज्यादातर जो स्टेट्स है उसमें उसको मतलब एक तरह से इन्फोर्स में लाया जा रहा है। आई आपकी बात समझ में? इसीलिए इन पर बीएनएस के अकॉर्डिंग मतलब क्या करना पड़ा था, मतलब इन पे मतलब केस डाला गया, सफरिंग इनजस्टिस विद लव के उस पे। ठीक है, ये मतलब एक 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 कविता थी उनकी, उस पर उन्होंने उन पर क्या क्या किया गया, केस डाला गया। ठीक है, तो ये जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये ऊपर वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला जो मतलब एक डिसीजन दिया, ये जजमेंट आया जब एक अपील फील की गई थी प्रतापगढ़ी के उस पे। ठीक है ना, एक क्रिमिनल केस मतलब डाला गया था बीएनएस के अंडर सेक्शन 196। ठीक है ना, कि 75 years of into our republic we cannot be seen so shaky on our fundamentals that a mere recital of a poem, or for that matter any form of art or or entertainment such as stand-up comedy, can be alleged to lead animosity or hatred amongst different communities. ठीक है ना, सब्सक्राइबिंग टू सच अ व्यू वुड स्टिफल ऑल legitimate expression of view in the public domain which is so fundamental to free society। ये किसने कहा है? जो जस्टिस है एएसओ का एंड उज्जवल भूयान, उन्होंने मतलब ये बात कही। ठीक है, ये चीजें मतलब किसमें हुई है, मतलब ये सारी चीजें कहा गई है, और ये दोनों जज कहा के हैं? सुप्रीम कोर्ट के हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की एक पूरी फुल फ्लेज्ड बेंच होती है। तो उनमें से कोई भी जज अगर कुछ मतलब वेरिडिक्ट दे रहा है या कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, तो जस्टिस बीएस ओका ने सीधी सीधी बात कही कि हमारा जो रिपब्लिक है उसे कितने साल हो चुके हैं? अब 75 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, और हम अपने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उनके लिए इतने कमजोर नहीं हुए हैं। हमें नहीं लगता कि हम इतने ज्यादा कमजोर हो, इतने ओवर सेंसिटिव हो जाए कि एक स्टैंड अप कॉमेडी, एक छोटी सी कविता से हमारा जो मतलब पूरा रिपब्लिक की जो बुनियाद है वो हिल जाए। ठीक है, इस चीज के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे उसमें दी है। किसी ने किया तो उसको खुले मन से मतलब क्या करो, एक तरह से एक्सेप्ट करो। इस तरह से फालतू चीजें ना करो कि आप हर चीज पर आप रोक टोक लगा रहे हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस एंड राइट्स। जस्टिस भुयांस ने मतलब आगे कहा है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को क्या कहा है कि रिस्पॉन्ड क्या कहते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है ना,
उनको बताया कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उनको रहने दिया जाए, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो क्या है, फ्री स्पीच इसको क्या है, मस्ट रिमेन रीजनेबल। आप इसके लिए किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते हो। बोलने का राइट सबसे फंडामेंटल राइट है इंडिया में। शायद यही राइट तो था जो ब्रिटिशर्स ने क्या कहते हैं एक तरह से दबाया था हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी हार्मफुल और ऑपरेसिव, रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट ओवरशैडो द फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच। ये जस्टिस भुयान ने रिपोर्टेडली कहा है। ठीक है, कि वो हमेशा बुरे नहीं होते हैं, वो कई बार किसी चीज को बचाने के लिए भी मतलब रखे जाते हैं। ठीक है, ये चीजें कहा है। टॉप कोर्ट ने कहा है एक तरीके से, टॉप कोर्ट ने, कि फ्री स्पीच जो है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है हेल्थी और सिविलाइज सोसाइटी का। यार आपसे किसी ने मजाक कर दिया, आप नाराज होकर के इतना बुरा मान जाओगे कि आप पुलिस में कंप्लेंट लिखवाओगे कि देखो इसने मेरा सबके सामने पे बेइज्जती की है। फिर तो आपसे कोई मतलब बात ही नहीं करेगा। और जब बात ही नहीं करेगा तो आप कहाँ से सोशल पर्सन रह जाओगे। एक ह्यूमन होने का मतलब क्या है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, एक सोशल मतलब एलिमेंट है वो। बिना सोसाइटी के एक इंसान का इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे कोई कब बोलेगा, जब आप उसके साथ हंसी मजाक भी करोगे, आप उस चीज को टॉलरेट भी करोगे। बोल देते हैं हमारे छोटे भाई बहन कई बार हमारे नाम को बिगाड़ करके स्लैंग लैंग्वेज में बोल देते हैं, तो दैट डजंट मीन कि हम अपने भाई पे ही केस कर देंगे या क्या कहते हैं उसके खिलाफ ही पुलिस थाने में चले जाएंगे। नहीं, ये मेरा से क्या कहते हैं एक तरह से क्या कर रहा है, डिसऑनर कर रहा है, डिसग्रेस कर रहा है, इसको डाल दो जेल में। आजकल कंट्री में यही तो चल रहा है। वही जो कामरा वाला केस है, उस बेचारे ने बोला भी नहीं, एक नाथ शिंदे का नाम लिया भी नहीं। ठीक है, उसको जेल के पीछे डालने की सारी तैयारी महाराष्ट्र ने कर दी। नेक्स्ट वाला वही है, ये जो उनका वेरिडक्ट आया है ना, बहुत बड़ा वेरिडक्ट है ये, जो उन दोनों ने मतलब बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो, एचसी जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया है, लीगल प्रोटेक्शन दी है इसको, कामरा को। ठीक है, तो कुणाल कामरा जो जो 36 साल के, उनको मद्रास हाई कोर्ट ने फ्राइडे को क्या किया है, एक इंटरिम प्रोटेक्शन उनको मतलब दे दिए। क्यों, इन्होंने इनका एक शो आता था जिसका नाम था नया भारत। ठीक है, उसमें इन्होंने कॉमेडी की थी। कॉमेडी में कुछ पार्टी को लेकर के एक वर्ड उन्होंने बोल दिया था, गद्दार। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उसमें किसी पर्टिकुलर नेता को टारगेट करके नहीं बोला, मतलब टारगेट करके मतलब नाम लेकर के टारगेट नहीं किया। लेकिन उनका नाम क्या है, एक तरह से सुर्खियों में आ गया कि इन्होंने महाराष्ट्र के इस समय करंट होम एक तरीके से क्या, एकनाथ एकनाथ शिंदे जी जो उनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, और इस समय कौन है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, होम अफेयर्स जो है महाराष्ट्र का, वो सारा का सारा वो देख रहे हैं। ठीक है, उनको लगा कि शायद उनके लिए बोला गया है, और इसके चलते उन पर क्या डाल दिया गया, केस डाल दिया गया। तो कुछ चीजें क्या है कि एक तो कॉमेडियंस को भी चीजें समझनी पड़ेगी, या जो भी मतलब लोग हैं जो भी कुछ बोल रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा। फ्री स्पीच एक ग्रेसफुल राइट है जो हमको मिला है, और हमें भी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उसको क्या रखना पड़ेगा, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी भी कीमत पे हमारे मुंह से कुछ भी कभी भी कहीं पे नहीं निकल जाना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं जो बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स को ऑफेंड करता हो, लाइक द केस ऑफ रणवीर इलाहाबादिया। मैंने इस पर एक मतलब प्रॉपरली डिस्कशन भी किया, आप लोग तो थे उस डिस्कशन में। ठीक है ना, कि उसके मुंह से भी कुछ ऐसा निकल गया था जो पूरे इंडिया को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और उस पर भी केस हो गया। तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना बोला जाए जिससे मास लेवल पर लोग हर्ट हो। ठीक है, प्लस लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज होती है जिसको खत्म ना करें। फाइन, ये चीजें हैं। तो अभी क्या है, इनको एक रिलीफ दी गई है हियरिंग करने के बाद वी सुरेश के साथ। ठीक है, जो मतलब एक तरीके से इनकी भी हियरिंग की गई है, और ये कहा गया है कि आपको अभी आना पड़ेगा। हम इस केस को क्या करेंगे, अभी आगे मतलब करते जाएंगे, धीरे धीरे करके आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, और इसकी हियरिंग होती रहेगी। ठीक है, इसलिए अभी उनको क्या किया है, लीगल प्रोटेक्शन दी है एक तरीके से। किसको दी है, कुणाल कामरा को। कोई मुझे बताएगा कि लीगल प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। हाँ, बट किससे प्रोटेक्ट किया गया है।
हाँ, जो गवर्नमेंट में के अगेंस्ट उन्होंने बोला उस चीज के लिए, देखो मैंने कहा ना डेप्यूटी सीएम एक नाथ शिंदे के लिए मतलब उन्होंने मतलब कुछ बोला है, ठीक है। हालांकि उनका नाम लेके नहीं बोला है, लेकिन ये माना गया कि उनको ही टारगेट करके बोला गया है, ठीक है। इस बात पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट भी चल रही है इस समय पे पूरा महाराष्ट्र में, ये एक बहुत ही हाई सियासी मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी जो है मतलब इस पर बात आनी है, तो इसीलिए जस्टिस ने क्या किया है कि इनकी, क्योंकि इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, लोग बहुत अग्रेसिव रिएक्ट करते हैं ना जब कुछ गलत बोला जाता है, तो हो सकता है इनकी लाइफ को भी खतरा हो, तो गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ने हमारे क्या किया है, इनके लिए लीगल प्रोटेक्शन दे दी, ठीक। एक तो ये चीज हुई है। देन कल का एक बहुत ट्रेजिक मतलब क्या कहते हैं काम हुआ है, वो क्या हुआ है, मैसिव अर्थक्वेक आया है, कहां पर, म्यांमार में, इसका एपिसेंटर था म्यांमार, ओके। लेकिन इसको जो फील किया गया वो कहां तक किया गया, हाँ, लगभग 5 के अराउंड जो देश हैं वहां तक इसके जो झटके थे ना, वो एक तरीके से जो टर्मोइल थे वो मतलब एक तरीके से फील किए गए। इवन कुछ मतलब ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है कि अफगानिस्तान तक हिला है इस भूकंप से, इंडिया तो फिर भी बच गया बट अफगानिस्तान तक हिला है इस भूकंप से, 4-5 कंट्रीज हिली है इस अकेले भूकंप से। प्लस कल आपने कई इसकी भयानक तस्वीरें देखी थी, एक तो आप अभी एक स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, है ना। तो एक सबसे मतलब क्या कल क्या सबसे भयानक चीज थी कि जो सबसे टॉप में स्विमिंग पूल है वो क्या हो रहा है, वो एकदम शेक कर रहा है और वहां से टन्स ऑफ जो मतलब वाटर है वो एक तरीके से नीचे गिर रहा है। और जब वो नीचे गिरा तो वो इतनी फोर्स से और इतना सारा मतलब गिरा कि कई सारे लोग तो उस वाटर के जो मतलब फ्लो था उससे ही क्या हो गए, मतलब एक तरह से टकराए या डैमेज हुए, और कई सारों की तो जान वहीं पर गई है, ठीक है ना। वो वाटर जस्ट उनके ऊपर एकदम से जो पावर हुआ उसके चलते। तो ये मैटर भी कल मतलब देखने को आया, दुनिया ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था जैसे कल देखा कि इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो हिल रही है, और ना सिर्फ हिल रही है बल्कि सबकी बैंड बजा रही है। तो एक चीज तो मतलब ये भी थी, ठीक है। तो ये हुआ ह्यूज अर्थक्वेक था, जो कितना था 7.7 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, बहुत हाई है। क्या कोई मुझे बता सकता है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सीयूटी में और क्लैट में दोनों में आता है, भूकंप क्यों आते हैं, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, मूवमेंट करती है या हिलती है या टकराती है, मतलब क्या होता है मतलब। अच्छा, तो इस हिसाब से तो वो हमेशा ही टकरा रही है, तो फिर हमेशा ही भूकंप आने चाहिए। कुछ रेयर केसेस में क्या होता है, जब वो बहुत फोर्स से टकरा टकरा रही है तो तब वो जो टर्मोइल होता है वो हमें फील होता है, तब वो हमारा जो मतलब स्टैब्लिश वर्ल्ड है उसको हिलाता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये जो बार बार कहते हैं 7.7 मैग्नीट्यूड, ये चीजें क्या होती है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड कहते हैं ना इसको, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका मतलब, ये नापता है जो एक्सटेंट है भूकंप का कि वो कितनी तेजी से आया, ठीक है, और कितना ज्यादा मतलब उसको हो किया, स्पेशली ये भूकंप को नापने की, अर्थक्वेक को नापने का रिक्टर स्केल और मैग्नीट्यूड क्या है उसकी जो एक्सटेंट है उसको नापने का एक मेजरमेंट स्केल है, ठीक है, एक मेजरमेंट यूनिट है जिससे भूकंप नापा जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं सबसे खतरनाक भूकंप मतलब अगर हमारे इंडिया के अंदर बात करें विद इन, तो सबसे ज्यादा खतरनाक बेल्ट कौन सी जहां पर भूकंप आ सकता है, जहां पे अर्थक्वेक के लिए बहुत सेंसिटिव जोन है जो इंडिया के अंदर, कोई बताएगा कहाँ पे। हम्म, हिमालयंस एंड ऑल, ऑलमोस्ट सही हो, ठीक है। मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ बट कहाँ पे है, जस्ट अगर पर्टिकुलर मुझे दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा, चलो यही दिखा देते हैं, ऑफिस, कोई तो खुल जाओ यार।
ये नेट का थोड़ा सा इशू शायद चल रहा है, क्योंकि अदरवाइज ये खुल जाता अभी तक अच्छे से। चलो चेक करते हैं। देख लिया। मुझे इसकी एक क्लियर फोटो चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद। वेट करना। जितना ये डार्क देख रहे हो ना आप, जितना ये डार्क देख रहे हो, ये सारा क्या है? हाईएस्ट एवर मैग्नीट्यूड का जो भूकंप है वो इन जगहों पे आ सकता है। ठीक है। जो अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है वो ये वाला है, जो ये डार्क एरिया देख रहे हो। और हाँ, इसमें आपका उत्तराखंड भी आता है, जो कि इस पर्टिकुलर नक्शे में क्या दिखाया गया, बहुत कम दिखाया गया है। ये सबसे हाईएस्ट रिस्क के एरिया है। किसके लिए? भूकंप के लिए। ठीक है ना, अर्थक्वेक के लिए ये सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक हुआ है। यहाँ पर सबसे हाई इंटेंसिटी का वो आ सकता है। जहां पर टिहरी डैम बना है ना, और जहां पर आपका हरिद्वार का एरिया है, और स्पेशली जो उत्तराखंड का एरिया है जहां पर उत्तरकाशी एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट जैसे हाई मतलब माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जो फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट भी हमारे चाइना के साथ लगते हैं। ठीक है। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट किया और ज्यादा ज्यादा चीजों को मतलब एक तरीके से वो किया, तो क्या होगा? यहाँ पर बहुत बड़े भूकंप आ सकते हैं, और आए हैं। ठीक है ना। अब से कई साल पहले यहाँ पर कई सारे भूकंप आए हैं। एक तो जब हमारे रहते रहते मतलब सुनने में आया है 1999 में, द टाइम जब कारगिल वॉर स्टार्ट होने वाला था। भूकंप इतना जबरदस्त था क्योंकि उस टाइम पे मैं मतलब फॉर्चुनेटली पहाड़ों की तरफ गया हुआ था, तो भूकंप इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे, और जो टेंट है खुले खेतों में, वो टेंट में आ चुके थे। जिनके नए घर बने थे उनमें भी इतनी मोटी मोटी दरारें पर्टिकुलर हम देख करके आए हैं एट दैट टाइम। और इससे पहले उत्तराखंड में जो सबसे डिवास्टेटिंग भूकंप आया वो आया था 1804 में। वो इतना डिवास्टेटिंग था कि उत्तराखंड के जितने भी मतलब अब तक के टेम्पल्स बने हुए थे जो बहुत अच्छे थे, उसने सबको डिवोस उनको उनको सबको डैमेज कर दिया था। जो ऊपर से पहाड़ों से मतलब वो आता है ना, नेचुरल रिसोर्स से वाटर आता है, वो सारे वाटर का जो सोर्स था वो उसका उसका जो पूरा पाथ है वो ही चेंज कर दिया था। इतना जबरदस्त भूकंप था। उत्तराखंड की 75 से लेकर के 90% जो पॉपुलेशन थी उस भूकंप में मारी गई थी। जो उत्तराखंड की उस समय जैसे गढ़वाल एरिया है, उसकी जो कैपिटल थी श्रीनगर, श्रीनगर रहने लायक ही नहीं बचा था। वहां एक मकान ऐसा नहीं था जो साबुत बचा हो, सब डैमेज हो गए थे। इवन जो राजा का 4 मंजिल का पैलेस था वो तक उड़ गया था, खत्म हो गया था, वो भी रहने लायक बचा ही नहीं था। ठीक है। तो इस तरह के भूकंप यहाँ पर आ सकते हैं। प्लस ऐसा ही एक भूकंप 2001 में रिकॉर्ड किया गया था, कहा जैसे अभी आप देख रहे हो, भुज में। ठीक है। ये इतना टफेस्ट और इतना ज्यादा भयानक भूकंप था कि इसने ना, इसकी जो न्यूज है, आई स्टिल रिमेम्बर उस समय तो मतलब वी आर ऑल्सो वी वर ऑल्सो किड। ठीक है, पढ़ते थे स्कूल में, तो उस टाइम पर उसकी जो न्यूज है कम से कम 6 महीने तक आती रही। 6 मंथ तक। एक दिन ऐसा नहीं था, नॉट अ सिंगल डे, की उसकी न्यूज जो न्यूज न्यूज चैनल के लोग हैं वो बता नहीं रहे हो कि आज इतने लोग मर गए हैं, आज इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, अब उसको रिहेबिलिटेशन ऐसे किया जा रहा है, अब भुज को दोबारा से बनाया जा रहा है। इतना इंटेंसिटी का था कि उसको देख के लग रहा था ये कभी साफ हो ही नहीं सकता है। उसका जो मतलब जो होता है ना, डेब्रीज वगैरह चले जाते लग जाती है, तो वो इतना भयानक था। ठीक है। तो अर्थक्वेक ऐसे ही होते हैं, ये लिखा हुआ ना, द क्वेक फ्लैटेंड बिल्डिंग्स, down bridge and track road across swaths of Myanmar. Even demolished 13-story skyscraper under the construction hundreds of kilometers away in Bangkok. बैंकॉक से बहुत दूर वहां पर भी वो किया। ठीक है, एकदम कैटास्ट्रोफिक वो था। आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले आपके रहते रहते जो भूकंप सबसे खतरनाक आया, अर्थक्वेक जो सबसे खतरनाक आया, वो कहाँ का आया है? नेपाल, 2019 में। ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ने उसके लिए इतना क्विक रिस्पांस दिया था कि उस अर्थक्वेक के आने के विद इन हाफ आवर में जितनी भी रिलीफ मतलब मटेरियल होते हैं, और हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं, हमने उनको अपने जहाज में बैठा करके काठमांडू पहुंचा दिया। जो काठमांडू कौन सी जगह है? नेपाल की कैपिटल है। गॉट इट। तो मैंने एक छोटे से अर्थक्वेक पे आपको कितने सारे फैक्ट बताए?
मैंने बताया अर्थक्वेक कैसे आता है, मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा, बताया आप लोगों ने। ठीक है, जो क्रेडिट आपका है वो आपको मिलना चाहिए। दूसरा मैंने आपसे क्या, आपको क्या कहा, उत्तराखंड और किसके बारे में बताया, गुजरात के बारे में बताया। फिर मैंने आपको एक इंटरनेशनल जो अर्थक्वेक आया था लाइक म्यांमार, वो कब का था, 2019 में था, उसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये चीजें मतलब क्या है वो हुई है अभी तक, क्या ये पता चला है 144 जो लोग हैं वो मरे हैं, और कम से कम 732 कंफर्म्ड है इंजर्ड के उसमें। लेकिन जो टोल है ये अभी आगे बढ़ सकता है, और डेफिनेटली बढ़ेगा। आप ये मतलब मान के चलो, जिस हिसाब से ये भूकंप आया है, तो मतलब मैं एकदम एग्जैक्ट भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, बट मोर देन 3000 लोग तो मरे हैं या मरेंगे आने वाले टाइम पे। ये कहना बड़ा मतलब एक अजीब सी बात लगती है कि आप इतने लोगों की, लेकिन क्योंकि वो मलबे के कई सारे तो उसके नीचे दबे हुए होंगे। ठीक है, उनको निकालने के लिए अभी कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि यार कंक्रीट है, कंक्रीट कैसे काटोगे आप? कंक्रीट को ऐसा तो नहीं कि आपने आपने देखा ड्रिल करते हुए कितना टाइम लगता है, ड्रिल करते हुए इतना मोटा अगर कंक्रीट का वो है, वो गिर जाए किसी के ऊपर, कैसे निकालोगे? तो वो अपने आप में एक मतलब हरकुलियन टास्क है। और आपके रहते रहते एक और भूकंप सबसे हुआ है जो रिसेंट है, टर्की। टर्की में भी बहुत बड़ा मतलब हुआ था अभी 1-2 साल पहले, 2022-23 में। तब इंडियन फोर्सेस वहां पर गई थी सबसे पहले रिलीफ लेकर के, और टर्किश लोगों ने उनको बहुत ज्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड दिया था, बहुत ज्यादा उनको मान सम्मान दिया था कि देखो आप आपका हमारे देश से कोई ऐसा इतना वो भी नहीं है, हमारी कंट्री आपको लगातार क्रिटिसाइज करती है, इसके बावजूद आप हमारे देश में आए लोगों को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक रिमार्क दिया था कि मैं चाहता हूं कि जब भी इंडियन फोर्सेस वर्ल्ड के किसी भी कोने में मार्च करे, जब भी कहीं पे कोई मतलब इस तरह की मतलब वो आए, आपदा टाइप की आई आए, या इस तरह की ट्रेजेडी हो, और हमारी इंडियन फ्लैग लेकर के हमारी आर्मी मार्च करे, तो लोगों के दिलों में भरोसा होना चाहिए कि अब हमको बचाने वाले सेवियर्स जो है वो आ चुके हैं। ये उनका उस टाइम का रिमार्क है। ठीक है ना, टर्की अर्थक्वेक के टाइम पे तो इतने सारे मतलब क्या कहते हैं अर्थक्वेक आसपास आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हर दूसरे तीसरे साल में हुआ है। ठीक है, नेपाल 2019, आफ्टर देन टर्की का जो मतलब अर्थक्वेक है वो हो गया, और अभी म्यांमार का, और बहुत ही बड़ी कैटास्ट्रॉफी तरीके से हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या आप में से किसी को पता है, नेपाल में तो रोज भूकंप आते हैं, रोज अर्थक्वेक आते हैं वहां पे, फिर भी वहां के लोग क्या कहते हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अर्थक्वेक के साथ रहना सीख लिया है। वो अपने मकानों को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड करते हैं, इस तरह से इंजीनियर्ड करते हैं कि उनके मकान जो है अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं कहूं कि लैंड ऑफ द अर्थक्वेक कौन सी है, एक वर्ड में आंसर आना चाहिए, जापान। जापान में कितने अर्थक्वेक आते हैं, स्टिल वो मैनेज कर रहा है, ना सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं बल्कि थ्राइव कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया में एक जगह कोई बता सकते हो, नॉर्थ इंडिया में जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप के जो मतलब एक तरीके से वो होते हैं ना, भूकंप के जो मतलब हाँ सेंसेशंस जो हैं वो फील की जाती है, जहां पर बार बार क्या कहते हैं जो भूकंप के झटके कहते हैं जिसको आते हैं, वो कौन सी जगह है वो? गलती तो बताओगे, कोई बात नहीं। उत्तराखंड में आ गया तो फिर बहुत तबाही हो जाएगी, बिल्कुल सही। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, उस साइड पर दिल्ली एनसीआर, नॉट ओनली दिल्ली एनसीआर, बट दिल्ली के कई सारे हिस्सों में बहुत ज्यादा टर्मोइल मतलब फील किया था वहां पे, मतलब हर ऐसा लगता है कई बार कि हर 2-2 3-3 दिन जैसी गर्मी आने लगती है, वहां पे भूकंप आ रहे होते हैं, उसके सेंसेशन आपको फील होते हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है ना, मास कैजुअलिटी एरिया, समझ रहे हो? ये वर्ड सुनने में ही डरावनी चीज है, मास कैजुअलिटी एरिया। 100 of casualty arrived at the major hospitals in नाइपीडो, ठीक है, वेयर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंट्रेंस हैड कोलैप्स्ड ऑन कार। ये बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, मतलब जब इस तरह से कैजुअलिटी आएगी ना, मास उस पे आएगी, हॉस्पिटल्स भी तो बोल जाते हैं एक टाइम के बाद, उनकी दवाइयां वगैरह वो भी तो एक स्टॉक होता है ना, वो भी तो लिमिटेड स्टॉक होता है, वो भी तो बोल जाएगा। और फिर अर्थक्वेक आया हुआ है, जिस बिल्डिंग में लोगों को रखना है, अब बिल्डिंग में रखे कैसे, अर्थक्वेक आया हुआ है। और जब एक अर्थक्वेक आता है ना, तो वो खाली अकेला नहीं आता है, उसकी सीरीज आती है, एक के बाद कई सारे अर्थक्वेक के साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब एक मेजर अर्थक्वेक आ गया, उसके बाद एक और आएगा, फिर दूसरा और आएगा, फिर तीसरा और कई बार जो उनकी टाइमिंग नोट की गई है वो 24 आवर या पर 12 आवर के आसपास मतलब की जाती है।
कि इसके आसपास कोई ना कोई ऐसा टर्मोइल आएगा। तो अभी समझो कितनी खतरनाक चीज है अर्थक्वेक। समझ लो, एक अर्थक्वेक किसी भी देश की, अगर एक अच्छा ढंग का अर्थक्वेक आ गया, जैसे ये 7.7 था, किसी भी देश की जो है पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ना, उसे तोड़ने के लिए बहुत काफी होता है। समझे? जैसे हमारे 2001 में आया था, मैंने बताया कैटास्ट्रोफिकल था। उसको देखना ना टीवी में, वो अपने आप में वो था। इवन उस टाइम हम, आई स्टिल रिमेम्बर, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको भारत रत्न भी मिला है। तो वो वहां पर गए थे। और हाँ, इस समय जो हमारे करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो वो भी वहां पर थे। मतलब उस समय पे, मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद बने थे, लेकिन क्या कहते हैं, वो भी वहां पे थे। तो पता है, अटल बिहारी वाजपेयी उस सारे जो डिस्ट्रक्शन था, उसको देख करके रो पड़े थे वहां पे। लाइव रिकॉर्डिंग्स आई थी, और लाइव क्या कहते हैं उसपे, जो 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 न्यूज़पेपर है उसपे उनको कैप्चर किया गया था फोटोज में। वो भी रो पड़े थे। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं कि जो शेर का मतलब जिगर वाली बात होती है ना, वो उनके साथ थी। वो बंदा पाकिस्तानियों के सामने नहीं झुके, वहां पे रो पड़े थे। इतना इतना कैटास्ट्रोफिकल था वो। ठीक है, इवन हम लोग बहुत छोटे थे, बट आज तक मेरी मेमोरी पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है अभी कल की न्यूज है, मैं देख करके आया हूँ उस चीज को। वो इतना खतरनाक था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कोई बताएगा एक्स क्या है? ट्विटर का अपडेटेड वर्जन, जो कि एलन मस्क ने जब ट्विटर को मतलब एक तरीके से लिया, उसके बाद चल रहा है। फाइन। तो क्या है, एक्स कॉरपोरेशन झूठे दावों के साथ हमारी जो क्या कहते हैं कोर्ट है, उसको क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को कहा है, किसके लिए, एक्स कॉर्प के लिए, कि ये मिसलीड कर रहा है कोर्ट को। ठीक है ना? कि कल आपको पता होगा कि कल एक न्यूज आई थी, मैं बता दूं क्योंकि जो आप लोग जो नए हैं उनके लिए एक बार बता देता हूं। एक न्यूज आई थी कल कि जो एक्स है, उसने कहा था कि गवर्नमेंट हमारे हर चीज के लिए बैन लगाने की बात कर रही है। वो कह रही है कि उनका एक पोर्टल है, सहयोग पोर्टल, जिसके थ्रू आप ज्वाइन करो, और हमको अगर जब जरूरत पड़ती तो हमारे किसी भी इंसान की जो प्राइवेट प्राइवेट चैट्स एंड ऑल चीजें हैं, वो जो एक्स पे की गई हैं, जो कमेंट किए गए हैं, वो सारे क्या करें, हमारे पास मतलब शेयर करो। उन्होंने कहा जबकि हमारे पास हमारा खुद का सिस्टम है, तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट का ज्वाइन क्यों करें? तो इस बात पे हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था किससे, गवर्नमेंट से, कि इस बात पे अपना जो स्टांस है उसको क्लियर करो। आज गवर्नमेंट ने कहा कि एक्स जो है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, किसके बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, जो कहे गए थे अंडर 79 3 डी के उस पे। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के उस पे कहा गया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं, एक तरीके से जो जो हमारा मतलब लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके उसको घुमा फिरा करके जो मतलब क्या कहते हैं फैक्ट्स हैं, उसको कहाँ रख रहा है, कोर्ट में रख रहा है। तो इन चीजों से कोर्ट को बचना चाहिए। ठीक है, हमारे सेंटर ने कहा कि जो एक्स कॉरपोरेशन है वो गलत तरीके से सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप की तरह देख रहा है। जबकि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, हम हर चीज पर सेंसर नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक डेमोक्रेटिक उस पे हैं, लेकिन हम हर चीज को सेंसर नहीं कर रहे हैं। तो इस पे ये सारी की सारी बात हुई। गॉट इट? ये सारी की सारी न्यूज थी। और इसके अलावा जो चीज मुझे तुमको अभी बतानी है, वो मतलब बहुत ज्यादा तो मतलब देर टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि 2-3 मिनट और रह गए हैं लेक्चर के आपके। तो बहुत ज्यादा मतलब वो ना लेते हुए, टाइम ना लेते हुए, मैं मेरे को आप लोगों से कुछ मिसलेनियस जो मतलब फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में मतलब बात करनी है। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें जो इंडिया में फर्स्ट है। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा उस पर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें जनरली पूछी जाती है, कभी भी मतलब पूछी जाती है। थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहली बार इंडिया में मतलब बनी हो। आप भी आंसर देना साथ साथ। ठीक है, क्योंकि वन वर्ड तो होता है। ठीक है, तो कोई मुझे बताए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? हम्म, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ओके। एक मिनट।
फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। अच्छा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम्म। बताया जाए। है किसी के पास जवाब? फॉरनर? नहीं। हाँ, कौन थे वो, उनका नाम क्या था? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे फर्स्ट? अच्छा, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? कम ऑन, आप टीचर्स डे बनाते हो उनकी उनके बर्थडे पर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यही हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, डिस्टिंग्विश एजुकेटर। ठीक है, और ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपने बताया, बट फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आप बोल रहे हो, वो कौन थे? होम मिनिस्टर एक्चुअली, नॉट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तुम लोगों ने उनको देखा है, उनका बहुत बड़ा स्टैच्यू है। बिल्कुल सही जवाब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कम ऑन, बताया जाए। नहीं पता किसी को? सुकुमार सिंह, ये हमारे कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमीशन, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। कोई बताएगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है? हाँ, पूरी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाना, और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, ये एक अपने आप में जो इलेक्शन कमीशन होता है, एक इंडिपेंडेंट वो होता है। इसका जो मतलब जो इसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पर इवन आपके प्राइम मिनिस्टर और आपकी सिटिंग गवर्नमेंट भी इंटरफियर नहीं कर सकती है। ठीक है। अच्छा, और मुझे बताइए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? मैडम द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। ओके। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये किसी ने नहीं बताया। गणेश। आगे? वासुदेव मावलंकर। ही वॉज अवर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। ठीक है। आपको ये नाम याद होने चाहिए। कल भी हम इस पर बात करेंगे, कल हम साइंस पे और बाकी और चीजों को भी मतलब इस पे कंक्लूड करेंगे। इसका सेशन थोड़ा सा लंबा रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो मिसलेनियस चीजें है ना, ये ज्यादा याद रहे। ठीक है, और एक बार आप इसको याद करो, देन फिर हम लोग मतलब इसके आगे चलेंगे। ठीक है। चलिए, फिलहाल आपकी क्लास को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। ओके।